आज से 3 साल पहले की बात है दोस्तों। दिल्ली के लाजपत नगर में कपड़े की दुकान होती है। वहाँ पे एक लड़का काम मांगने के लिए जाता है तो मालिक उससे उसके बारे में सारी जानकारी लेता है कि क्या क्या कर सकते हो, कहाँ से आए हो, कितने रुपए चाहिए, सारी बातें तय होती हैं। तो लड़का बताता है कि साहब मैं गाड़ी भी चला सकता हूँ। तो मालिक को एक ड्राइवर की भी ज़रूरत थी, इसीलिए क्या होता है मालिक जो है इस लड़के को अपनी दुकान पे रख लेता है काम करने के लिए। और कभी कभी जब ड्राइवर की ज़रूरत हुआ करती थी तो इसी लड़के से कहता था कि चलो तुम गाड़ी लेके चलो, हमें वहाँ पे छोड़ाओ। लड़का अच्छी तरह से ईमानदारी से काम कर रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। मालिक के घर में गोदाम भी था कपड़ों का। अगर कभी कपड़े चाहिए होते थे तो ये लड़का घर पे जाता था, गोदाम में से कपड़े लेकर दुकान पे पहुँचाया करता था। अब सब कुछ ठीक चल रहा था। एक बार क्या होता है, इस लड़के की जो है शादी तय हो जाती है। इसीलिए ये लड़का क्या करता है, अपने मालिक से 40,000 रुपये एडवांस मांगता है कि मालिक सर मुझे 40,000 रुपये चाहिए, ऐसे ऐसे करके मेरी सगाई है। अब जो उसका मालिक है उसे 40,000 रुपये दे भी देता है। उससे पहले मालिक ने इसको 2 मोबाइल भी दिलवाए थे, वो भी उधारी में चल रहे थे। अब ये लड़का क्या है, गाँव जाता है और गाँव से कई दिन बाद वापस आता है। लेकिन इस लड़के का जो रवैया है थोड़ा बदल जाता है। ये बताता है कि इसके पेट में जो है पथरी पड़ गई है, इसीलिए इसके पेट में दर्द होता है और उस दर्द की वजह से ये रोजाना किसी छुट्टी करता था। कभी 1 दिन की छुट्टी, कभी 2 दिन की छुट्टी, कभी 10 दिन की छुट्टी। यानी कि अब इसका दिमाग जो है काम में नहीं था, छुट्टियों में था। लेकिन मालिक परेशान, 40,000 रुपये लेके गया है, 2 मोबाइल भी हैं, इससे वो भी तो लेने हैं। इसीलिए मालिक जो है इसे बार बार बुलाता था। मालकिन भी इसे फ़ोन करती थी। एक दिन क्या होता है दोस्तों, मालकिन जो है फ़ोन पे इसे बुरी तरह से डांट देती है और वॉइस मैसेज भी भेजती है, जिसकी वजह से ये लड़का बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। और दोस्तों यहीं से 2 कत्ल हो जाते हैं और वो 2 कत्ल जो हैं बहुत ही बेरहमी से होते हैं। दोस्तों ये कत्ल क्यों किए गए थे, आज की कहानी से हम यही जानेंगे कि किसी के ऊपर अंधा विश्वास करना भी बहुत दुखदाई होता है। और आज इस कहानी में अंधे विश्वास के ऊपर ही ये कहानी है कि इस लड़के के ऊपर कुछ ज़्यादा ही विश्वास कर लिया और ये लड़का 2 हत्याएं करके चला गया। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है देश की राजधानी दिल्ली से। और दिल्ली का ही एक एरिया लगता है जिसका नाम है लाजपत नगर। लाजपत नगर के फेस 1 में एक कॉलोनी पड़ती है जिसका नाम है अमर कॉलोनी। अमर कॉलोनी के F ब्लॉक में एक मकान है जिसका नंबर है 1/40। दरअसल दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ 4 जून 2025 की रात, लगभग 9:30 बजे के आसपास का समय होता है। इस मकान के मालिक का नाम है कुलदीप सेवानी। कुलदीप सेवानी की एक दुकान है कपड़ों की लाजपत नगर के अंदर ही, इसीलिए वो रोजाना रात को लगभग 9:30 बजे के आसपास वो अपने घर पे आते हैं। ऐसे ही 4 जून 2025 की रात लगभग 9:30 बजे के आसपास वो अपने घर पे आते हैं। घर पे आते हैं तो अपने घर की घंटी बजाते हैं। घंटी कई बार बजा देते हैं लेकिन घर के अंदर से कोई जवाब नहीं आता। वो फ़ोन भी करते हैं अपनी पत्नी को, अपने बेटे को, लेकिन कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा। तभी क्या होता है दोस्तों, कुलदीप जो सेवानी है उनकी नज़र जो है सीढ़ियों पे पड़ती है, फ्लोर पे पड़ती है। अब जैसे ही वो नीचे देखते हैं तो उन्हें वहाँ पे कुछ अजीब से निशान दिखाई देते हैं। अब वो निशान देखने में कुछ ऐसे लग रहे थे कि मानो वो खून के निशान हों। अब कुलदीप जो है जैसे ही उन खून के निशानों को देखता है तो वो चौंक जाता है और वो तुरंत पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस को जैसे ही फ़ोन करता है तो पुलिस 10 मिनट के अंदर ही मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस वाले वहां पे जाके देखते हैं कि हकीकत में जो फर्श पे निशान थे वो खून के ही थे। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, दरवाजे को तोड़ देते हैं। और जब दरवाजे को तोड़ के अंदर जाते हैं तो पुलिस वाले और कुलदीप घर का नज़ारा देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। होता क्या है दोस्तों, घर का जो सारा सामान होता है वो अस्त व्यस्त पड़ा होता है। अब कुलदीप क्या करता है, अपने परिवार के लोगों को, उसके परिवार में दोस्तों कौन कौन रहता है मैं आपको बता देता हूँ। इसके घर में इसकी पत्नी है जिसकी उम्र है 42 साल, जिसका नाम है रुचिका। एक 14 साल का बेटा है जिसका नाम है क्रिस, जो कि कक्षा 10 की क्लास में पढ़ता है। अब क्या होता है, कुलदीप जोर जोर से अपनी पत्नी का नाम, अपने बेटे के नाम को वहाँ पे चिल्लाने लगता है। अब पुलिस वाले उसके घर को अच्छी तरह से तलाश करते हैं कि कहाँ गए ये लोग और घर में आखिर ऐसा हुआ क्या है, क्योंकि घर में जगह जगह पे खून के निशान थे। अब बेडरूम खोल के देखा जाता है। अब जैसे ही बेडरूम को खोल के देखा जाता है तो कमरे के अंदर बेड की बगल में
उसकी पत्नी रुचिका की लाश पड़ी हुई थी और उसकी गर्दन को किसी धारदार हथियार से काटा गया था। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, रुचिका की गर्दन को कुछ इस तरह से काटा गया था, उसे देख के ऐसा लग रहा था मानो कि इसकी गर्दन को उसके धड़ से अलग करने की कोशिश की गई हो, क्योंकि उसकी गर्दन में चारों तरफ से काटने के निशान थे। उसकी गर्दन में सिर्फ हड्डी थी, उसकी वजह से उसकी गर्दन जो है जुड़ी हुई थी। ये देखते ही कुलदीप के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। अब उसका बेटा क्रिस कहाँ है? पुलिस वाले अब घर को अच्छी तरह से जब तलाशते हैं तो बाथरूम का दरवाज़ा खोलते हैं, और जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खोलते हैं तो बाथरूम के अंदर उसके 14 साल के बेटे क्रिस की लाश पड़ी हुई होती है। अब ये घटना जो है आसपास के एरिया में फैल जाती है कि ऐसे ऐसे करके कुलदीप सेवानी के घर में उसकी पत्नी और उसके बेटे की हत्या कर दी गई है। घर के बाहर भीड़ का हजूम लग जाता है। पुलिस वाले कुलदीप से पूछते हैं कि क्या तुम्हारी किसी से दुश्मनी है, किसी से आजकल में तुम्हारी लड़ाई हुई है? तो कुलदीप साफ साफ कह देता है कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही मेरी किसी से लड़ाई हुई है। अब दोस्तों, इनके घर पे जो है सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। पुलिस वाले क्या करते हैं, तुरंत ही सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को चेक करते हैं, और जब सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को चेक किया जाता है तो पता चलता है एक लड़का है जो कि 7:30 बजे के आसपास इनके घर में घुस रहा है और 7:48 पर इनके घर से बाहर जा रहा है, और वो जल्दबाजी में जा रहा है। अब उस लड़के को ध्यान से देखा जाता है तो पता चलता है उस लड़के का नाम मुकेश पासवान है, जिसकी उम्र 24 साल है। अब कुलदीप जैसे ही मुकेश पासवान को देखता है तो वो चौंक जाता है। पुलिस वाले उससे पूछते हैं, आप जानते हो ये कौन है? तब जाके कुलदीप बताता है कि ये लड़का जो है मेरी दुकान पे काम करता है, और ये लड़का जो है बहुत दिनों से छुट्टी पे था, ये मेरे घर पे क्या करने आया है? पुलिस वाले पूछते हैं कि इससे आपकी कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई बात है? तब कुलदीप बताता है पुलिस वालों को, ये लड़का मेरे यहाँ पे काम करता है, इसने मुझसे 40,000 रुपये एडवांस लिए थे, क्योंकि इसके घर में कोई शादी वगैरह का फंक्शन था, शायद इसी की सगाई थी, इसीलिए इसने 40,000 रुपये लिए थे। लेकिन ये लड़का क्या करता है, रोजाना किसी छुट्टी करता है, एक दिन बोलता है कि नहीं आऊँगा और 8 दिन की छुट्टी कर जाता है। अब ये मेरे घर में आके मेरी पत्नी को क्यों मार के गया है, ये ही समझ में नहीं आ रहा। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, तुरंत ही आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी फुटेज को चेक करने लगते हैं। उसके मोबाइल पे फ़ोन करते हैं तो मोबाइल स्विच ऑफ होता है। तुरंत ही पुलिस वाले उसके घर अमर कॉलोनी में पहुंचते हैं, जहां पे वो किराए पे रहता है, तो पता चलता है कि वो तो वहां से निकल गया। अब वो कहाँ जा सकता है, इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, दिल्ली के जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, जितने भी बस स्टैंड हैं, हर जगह इसके फ़ोटो को सर्कुलेट करा देते हैं, और हर जगह पे पुलिस की टीम पहुंच जाती है ये जानने के लिए कि कहीं ये शहर से भागने की कोशिश तो नहीं कर रहा। इसी बीच पुलिस वालों को पता चलता है कि इसका मोबाइल जो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ऑन हुआ है। अब पुलिस की टीम जो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाती है और वहाँ की जो जितनी भी सीसीटीवी फुटेजें होती हैं उन सबको खंगाल मारती है। तब जाके पता चलता है कि ये जो है नई दिल्ली से इस्लामपुर जा रही ट्रेन मगध एक्सप्रेस में बैठता है। मगध एक्सप्रेस में जैसे ही ये बैठता है तो पुलिस वाले समझ जाते हैं कि ये अपने गांव की तरफ भाग रहा है। इसी बीच में पुलिस वाले क्या करते हैं, नई दिल्ली से लेके इस्लामपुर तक जितने भी रेलवे स्टेशनों पे ये ट्रेन रुकेगी उन सभी पे इसकी फ़ोटो को सर्कुलेट करवा देते हैं। आरपीएफ, जीआरपी सभी पुलिस वाले जो हैं इस लड़के की तलाश में लग जाते हैं कि जिस भी स्टेशन पे ये मिलेगा उसी स्टेशन पे इसको गिरफ्तार कर लेंगे। अब पुलिस जो है छानबीन में लग जाती है। अब क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे रेलवे स्टेशन निकल जाते हैं। अब सुबह का समय होता है लगभग 7 बजे का, और 7 बजे ये ट्रेन जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर पहुंचती है। अब जैसे ही ये ट्रेन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पे पहुंचती है, तुरंत वहाँ पे आरपीएफ के जवान रेल के डिब्बों की चेकिंग करते करते पहुँच जाते हैं। और जैसे ही ये लोग उस रेल के डिब्बे की तलाशी करते करते पहुंचते हैं तो वहीं पे इन्हें मुकेश पासवान बैठा हुआ दिख जाता है। अब जैसे ही मुकेश पासवान बैठा हुआ दिखता है तो पुलिस वाले तुरंत उसको पकड़ते हैं और सीधे से जिला चंदौली के मुगलसराय कोतवाली में बैठाया जाता है, और वहाँ पे इससे सारी जानकारी ली जाती है कि आखिर इसने कैसे कैसे क्या क्या किया और क्यों किया। इसके बाद दोस्तों ये सूचना जो है दिल्ली पुलिस को दे दी जाती है।
अब ये चंदौली पुलिस को भी जानकारी देता है। उसके बाद में दिल्ली पुलिस आती है, इसे गिरफ्तार करके वहाँ से लेके जाती है और फिर इससे पूछा जाता है कि आखिर तुमने अपनी मालकिन रुचिका की हत्या की तो क्यों की। और इसके बाद दोस्तों ये सारी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाता है। मुकेश पासवान बताता है कि वो पिछले 3 साल से इनके यहाँ पे काम कर रहा है, बड़ी ही ईमानदारी से काम कर रहा है और जब भी इन्हें कहीं पे जाना होता था तो वो क्या है, इनकी गाड़ी इनकी चला के ले जाता था और जहाँ पे भी जाता था ड्राइविंग का काम करता था। इनकी दुकान पे सुबह ही आ जाता था, शाम को चला जाता था। और जो इनके दुकान का गोदाम है वो इनके घर पे है, वो घर पे भी सामान लेके ढोके लाया करता था। अब इसी बीच में क्या है, इसकी शादी फिक्स हो जाती है तो कुछ सगाई वगैरह होती है। उसके लिए ये क्या करता है, अपने मालिक से 40,000 रुपये एडवांस में लेता है और इसके बाद वो जो है अपने गांव चला जाता है। गांव से फिर वापस आता है, फिर वो दुकान जाता है। दुकान पे क्या किया करता था दोस्तों, ये 1 दिन जाता था, 2 दिन की छुट्टी किया करता था। इससे जो है इसके मालिक जो है कुलदीप इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसकी दुकान पर इसके मालिक कुलदीप के साथ साथ उसकी मालकिन रुचिका भी बैठती थी। वो रुचिका भी इसको डांटती थी कि भाई रोजाना की छुट्टी कर लेता है, क्या चक्कर है ये। अब क्या होता है दोस्तों, ये बताता है कि मेरे पेट में पथरी है, पथरी की वजह से मुझे दर्द होता है और दर्द की वजह से मैं दुकान पे काम नहीं कर पाता, इसीलिए मैं छुट्टी करता हूँ। अब ऐसे ही समय चल रहा था तो 2-2 3-3 दिन की छुट्टी कर लिया करता था। तो रुचिका इससे कहती है कि भाई ऐसा कर, तो हमारे 40,000 रुपये जो हमसे तू लेके गया है वो हमें वापस कर। और इन लोगों ने क्या है, इसको 2 मोबाइल भी दिलवाए थे और जो मोबाइल दिलवाए हैं उनको भी तू वापस कर दे। अब मुकेश पासवान जो है वो परेशान हो जाता कि ये तो 40,000 रुपये मांग रहे हैं और मोबाइल भी मांग रहे हैं। भाई मैं तो कटवाता धीरे धीरे करके पैसे, लेकिन ये अभी मांग रहे हैं। अब इसी बीच क्या होता है दोस्तों, ये मुकेश पासवान जो है लगभग 4 दिन की छुट्टी कर लेता है। और जब ये 4 दिन की छुट्टी कर लेता है तो होता क्या है, 4 जून 2025 की सुबह रुचिका जो है मुकेश पासवान को फ़ोन करती है तो पता चलता है मुकेश पासवान का मोबाइल जो है स्विच ऑफ है। अब रुचिका को बड़ी गुस्सा आती है कि भाई मोबाइल स्विच ऑफ करके बैठा है ये तो। इसके बाद वो जो है दुकान पे जाती है और दुकान पे जाके लगभग 12:30 बजे क्या करती है, उसकी दुकान पे 2 लड़के और काम करते हैं। इनके यहाँ पे टोटल 4 लड़के काम करते हैं, जिनमें से एक मुकेश पासवान है। एक लड़का दुकान पे बैठता है, 2 लड़कों को जो है मुकेश पासवान के घर पे बैठती है, जिनका नाम होता है प्रेम और सुरेंद्र। अब प्रेम और सुरेंद्र जो है मुकेश पासवान के घर पे जाते हैं, उससे बात करते हैं कि भाई तेरे को भाई साहब बुला रहे हैं, मालकिन बुला रही है, तुम चलते क्यों नहीं। तो वो जो है बहाने बनाने लगता है। इसीलिए क्या होता है, प्रेम और सुरेंद्र क्या करते हैं, वीडियो कॉलिंग मिला के मुकेश पासवान के हाथ में रख देते हैं कि भाई मालकिन से तू खुद बात कर ले, मैं क्या बात करूं। अब जो रुचिका है वो फ़ोन पे इसको डांटती है, फटकारती है। वो कहती है कि अगर तुम्हें दुकान पे आना है तो आओ, नहीं आना तो मत आओ। जो हमारे 40,000 रुपये तुमने लिए हैं उन्हें हमें वापस करो और जो 2 मोबाइल हैं उनको भी वापस करो। तो ये जो है रुचिका के आगे थोड़ा, मैडम जी आ जाऊंगा, क्या करूं, फलान ढिकान, मेरे पेट में दर्द है, ये सारी बातें करता है। अब जब रुचिका इसको बार बार डांट रही होती है तो इससे बहुत गुस्सा आती है। इसके बाद में प्रेम और सुरेंद्र क्या करते हैं, वो मोबाइल लेके वापस से दुकान पे चले जाते हैं। अब मुकेश पासवान का मोबाइल फिर से ऑफ होता है। अब रुचिका को और ज़्यादा गुस्सा आती है, इसीलिए लगभग 3:30 बजे का समय होता है। रुचिका क्या करती है, इसके मोबाइल पे एक वॉइस मैसेज भेजती है और कहती है कि हमारे 40,000 रुपये को हमको वापस करो और हमारे जो 2 मोबाइल हैं उनको भी हमें वापस करो। अगर तुमने आके हमारे पैसे और मोबाइल वापस नहीं किए तो मैं तुम्हारे घर पे आऊँगी, तुम्हारे पापा तुम्हारे भाई के सामने तुम्हारी बेइज्जती करूँगी। दोस्तों जिस समय रुचिका ने मुकेश पासवान को वॉइस मैसेज भेजा था उस समय तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ होता है, लेकिन जब शाम को 6 बजे के आसपास मुकेश पासवान अपना मोबाइल ऑन करता है तब वो रुचिका के वॉइस मैसेज को सुन लेता है और उसको सुनते ही वो तिलमिला जाता है, क्योंकि रुचिका ने उसको धमकी दी थी कि मैं तुम्हारे घर पे आऊँगी, तुम्हारे पापा तुम्हारे भाई के सामने तुम्हारी बेइज्जती करूँगी, या तो तुम हमारे पैसों को वापस दे जाओ नहीं तो मैं तुम्हारे घर पे आती हूँ। अब ये वाली बात सुनकर जो है मुकेश पासवान तिलमिला जाता है और उसे अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है कि ये मेरे घर पे आएगी, मेरे पापा भाई के सामने मेरी बेइज्जती करेगी, इससे अच्छा तो इसको पहले ही रास्ते से हटा दो। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, मुकेश पासवान जो है अपने घर की किचन में जाता है और वहाँ से एक चाकू उठाता है और सीधे 6:48 पे जो है वो रुचिका के घर पे पहुँच जाता है। होता क्या है दोस्तों, रुचिका जो है दुकान से जल्दी आ जाती है क्योंकि उसे घर का काम भी देखना है, खाना पीना बनाना है और भी जो काम होते हैं घर के सारे देखने होते हैं। अब 6:48 पे जो है मुकेश पासवान रुचिका के घर पे पहुंचता है तो देखता है कि वहां पे रुचिका की स्कूटी खड़ी ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि रुचिका अभी तक घर पे नहीं आई।
अब दोस्तों रुचिका घर पे टाइम से क्यों नहीं आई, उसकी भी एक वजह है। रुचिका के जो है दांत में दर्द होता है, इसीलिए वो जो है डॉक्टर के पास जाती है अपने दांत को दिखाने। इसीलिए क्या है, उस दिन वो आने में थोड़ी लेट हो जाती है। अब मुकेश पासवान जो है उसका इंतज़ार करता है, उसके घर पे बैठा रहता है और उसके जीने में बैठ के उसका इंतज़ार करता है। तब पता चलता है कि 7:27 पे रुचिका की घर पे एंट्री होती है। अब रुचिका की जैसे ही घर पे एंट्री होती है तो मुकेश क्या करता है, वो जीने से ऊपर चल जाता है छत पे और इंतज़ार करता है थोड़ी देर तक। उसके बाद क्या करता है, ये थोड़ी देर बाद छत से नीचे आता है और दरवाजे को खटखटाता है और उससे कहता है कि भाभी जी पानी मिल जाएगा। और रुचिका इसके चेहरे को देखते ही इस पे कहती है, आ गया तू, हमारे पैसे तो दिए नहीं जाते, बस चेहरा उठा के यहाँ पे आ गए, दुकान पे बुलाते तो आते नहीं है, कोई काम धाम करने की जरूरत नहीं है, आ जाओ आराम से और पानी दे दो, फलान फलान ढिकान ढिकान। रुचिका जो है मुकेश पासवान के चेहरे को देखते ही उसे बुरा भला बोलने लगती है और वो किचन में पानी लेने के लिए जाती है। अब जब वो किचन में पानी लेने के लिए जाती है तो मुकेश पासवान क्या करता है, उसके पीछे से किचन में चला जाता है और डोर को कर लेता है अंदर से लॉक, और जो वो अपने साथ धारदार चाकू लेकर आया था उसे लेकर रुचिका के ऊपर कर देता है अटैक। वो पीछे से रुचिका को पकड़ता है और दबोच लेता है और उसकी गर्दन पे अपने धारदार चाकू से चीरा लगाने लगता है। वो रुचिका को घुमा घुमा के उसके गर्दन पे चीरा लगाता है दोस्तों। लेकिन क्या होता है, रुचिका जो है अपनी बचाव करने की कोशिश करती है, इसीलिए वो कमरे की तरफ भागती है। घर में थोड़ा भागदौड़ भी होती है, लेकिन मुकेश पासवान उसे छोड़ता नहीं है, उसे अच्छी तरह से पकड़ लेता है, उसकी गर्दन को काटने लगता है। वो चारों तरफ से उसकी गर्दन को काटता है जैसे कि वो उसकी गर्दन को पूरा अलग करना चाहता हो। लेकिन जब वो रुचिका की गर्दन को काट रहा था तभी क्या होता है, रुचिका का बेटा क्रिस वो बाथरूम में था और बाथरूम में जब वो था तो उसे आवाज़ आती है उसकी माँ के चिल्लाने की। अब क्या होता है, वो बाथरूम खोल के जैसे ही बाहर आके देखता है तो वो देखता है रुचिका की गर्दन कटी हुई है और मुकेश पासवान ने उसको पकड़ा हुआ है और वो और भी चीरे लगाने की कोशिश कर रहा है। अब जैसे ही वो देखता है कि मुकेश पासवान उसकी माँ रुचिका की गर्दन काट रहा है तो वो क्या करता है, दौड़ता दौड़ता नीचे की ओर भागता है। अब जैसे ही क्रिस नीचे की ओर दौड़ता हुआ भागता है तो मुकेश पासवान कहता है कि ये तो पुलिस को बता देगा, आसपास के लोगों को बुला लेगा, इससे अच्छा इसको भी मार दिया जाए। अब वो क्या करता है, नीचे क्रिस के पीछे भागता है। क्रिस गेट तक पहुंचता ही है कि उससे पहले मुकेश क्रिस को पकड़ लेता है और उसे घसीटता हुआ ऊपर लेके जाता है। क्रिस जोर जोर से चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, लेकिन उसकी आवाज़ ना तो गेट के बाहर तक जाती है ना ही अड़ोसी पड़ोसियों तक जाती है। मुकेश क्रिस को लेकर सीधा बाथरूम के अंदर जाता है और एक ही झटके में उसकी गर्दन को रेत देता है। क्रिस वहीं पे गिर जाता है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, मुकेश पासवान इनके घर में लगभग 50 या 54 हज़ार रुपये होते हैं, उनको चुराता है। सोने की ज्वेलरी होती है उसे चुराता है, सबको अपने पास रखता है और लगभग 7:48 पे इनके घर से रफू चक्कर हो जाता है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, 10 मिनट में ही यानी कि 7:57 पे ये अमर कॉलोनी अपने घर पे पहुंचता है। सबसे पहले तो अपने कपड़ों को उतारता है क्योंकि उन पे खून लगा हुआ होता है और उन्हें ले जाकर छत पे से पड़ोसी की छत पे फेंक देता है। कपड़े बदलता है जल्दी जल्दी और जो सोना चांदी इसने लूटा था उस सबको अपने साथ बैग में रखता है और वहाँ से ऑटो करता है सीधे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाकर नई दिल्ली से इस्लामपुर जो ट्रेन जा रही थी मगध एक्सप्रेस, उसमें जाकर बैठ जाता है और जो बैग होता है उसे अपने साइड में रख लेता है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पुलिस उसे उसके गांव जाने से पहले ही पकड़ लेगी। सुबह लगभग 7 बजे का समय होता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर इसको पकड़ लिया जाता है और इसको कोतवाली में बैठा दिया जाता है। जब इससे पुलिस जो है पूछताछ कर रही थी तब पुलिस को ये नहीं पता था कि मुकेश के पास एक बैग भी है जिसमें सोने चांदी की चीज़ रखी हुई है और उसमें कैश भी रखा हुआ है। लेकिन जब पुलिस इससे पूछती है तब जाके बताता है कि ट्रेन की बोगी में जहाँ पे वो बैठा था उसके नीचे ही एक बैग है और बैग के अंदर घर में से लूटा हुआ सारा सामान है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, तुरंत ही जीआरपी को कांटेक्ट करते हैं और जीआरपी जो है उस ट्रेन को पटना जाने से पहले ही ट्रेन में से उस बैग को हासिल कर लेती है। तो पता चलता है उसमें मंगलसूत्र था, कान की बालियाँ थी, ईयरिंग्स थी जिनमें कि हीरा लगा हुआ था और भी हार वगैरह थे। मतलब ये अच्छा था। 8-10 लाख रुपए का सामान इसने लूटा था और जिसमें 54 हज़ार रुपये के आसपास कैश थे। पुलिस वालों ने वो पैसे भी वसूल कर लिए और जो सोना चांदी उसने लूटा था वो भी जब्त कर लिया।
इसके बाद में दिल्ली पुलिस ने इसके खिलाफ चार्जशीट लगाई और उसको अदालत में पेश किया, जिसके बाद ये लड़का जो है 3 दिन की रिमांड पे पुलिस के पास में है, ताकि और भी जो जानकारी मिल सके पुलिस इससे ले सके। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। हमारे यहाँ पे एक कहावत है, दे के ना मंग नहीं तो पड़ जाएगी जंग। होता क्या है, स्टाफ को आवश्यकता होती है कि वो मालिक के सहारे तो बैठा हुआ है कि भाई कभी किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी तो पैसे किससे लेगा, एडवांस मालिक से लेगा, और मालिक का फर्ज भी बनता है देने के लिए स्टाफ को। लेकिन बहुत से लोगों की सोच बहुत ज़्यादा अलग है। अब सोच ऐसी अलग है कि मालिकिन का काम होता है डांटना। मालिकिन माँ बाप के जैसे होते हैं। माँ बाप ने आपको पाल पोस के बड़ा किया है, तो मालिकिन जो है आपके घर की सारी जिम्मेदारी भी अपने ऊपर लेके चलते हैं कि अगर कल को कुछ हो गया तो आप किसके पास जाएंगे, माँ बाप के पास, मालिकिन के पास। उनसे तो पैसे लेंगे भाई, उनसे उम्मीद होती है। मुकेश पासवान ने भी यही किया। लेकिन जब उसने उसे डांटा, उसकी पत्नी रुचिका ने, तो उसको लगा कि ये तो मेरी बेइज्जती कर रही है और जाके उसकी गर्दन काट दी। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।